लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, इस चैप्टर में आप देखेंगे पहले बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, उसके बाद रीजंस देखेंगे कि क्यों बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, रीजंस फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस देखेंगे, वाइल्ड लाइफ एंड स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट देम। वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हमें लेना चाहिए वो देखेंगे, क्या वाइल्ड लाइफ, क्यों वाइल्ड लाइफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो भी पता चलेगा आपको। फिर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फिर बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी, कंजर्वेशन मतलब उसको संभाल कर रखना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेट्स गेट गोइंग, देखते हैं पहले यहाँ क्या दिया हुआ है। लुक एट द पिक्चर ऑफ एनिमल्स सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, आइडेंटिफाई एनी 5 ऑफ देम। यहाँ पिक्चर दी है आपको, 10 एनिमल्स की पिक्चर दी, इसमें से 5 आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद एक्टिविटी मेन ये है नीचे वाली, वेयर आर दिस एनिमल्स लाइकली टू बी फाउंड। आप सोचें इन्हें कि ये आपको कहाँ दिख सकते हैं। हाउ मैनी ऑफ द अबाउ गिवन एनिमल्स कुड यू नॉट आइडेंटिफाई, इसमें से कितने एनिमल्स हैं जिन्हें आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, मतलब आपको पता ही नहीं है कि इन एनिमल्स के क्या नाम है। कैन यू इमेजिन द वेराइटी ऑफ एनिमल्स फाउंड ऑन अर्थ एंड हाउ मैनी ऑफ देम आर इंडेंजर्ड। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने तरह के एनिमल्स होते हैं अर्थ पे और कितने जो है वो इंडेंजर्ड होते हैं, मतलब जो कि अब हमें दिखाई नहीं देते हैं, और कितने तरह के मतलब ख़त्म हो गए हैं। इन दिस चैप्टर लेट अस स्टडी अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ एंड द नीड टू कंजर्व देम। अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि क्यों ज़रूरी है डाइवर्सिटी अर्थ पर होना, और साथ ही में उसे कंजर्व हमें क्यों करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या है। द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। पार्ट, ऐसे पार्ट का अर्थ का ऐसा पार्ट जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है उसे कहा जाता है बायोस्फीयर। इट इज़ यूनिक एंड इंक्लूड्स लैंड, वाटर एंड एयर विच सपोर्ट्स लाइफ। ये बहुत अलग सी चीज़ है, और इसको किसके अंदर क्या क्या होता है, लैंड होता है, वाटर होता है और एयर होता है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। If you are asked to write down all the plants and animals that you know, you will be able to recall only a few minute fraction from over 1.3 million species of plants and animals on earth। अगर आपको कहा जाए कि आप एनिमल्स और प्लांट्स के नाम लिखिए तो आप सिर्फ कुछ ही फ्रैक्शन लिख पाएंगे, मतलब बहुत ही कम फ्रैक्शन में आप नाम लिख पाएंगे, क्योंकि कितने स्पीशीज़ हैं, कितने अलग अलग तरह के एनिमल्स या प्लांट्स प्रेजेंट हैं अर्थ पर। 11.3 मिलियन स्पीशीज़ है। ठीक है, स्पीशीज़ क्या होता है, ऐसा ग्रुप इंडिविजुअल का जो कि एक दूसरे को कैपेबल करते हैं इंटरब्रीडिंग के लिए, और उससे वो अपना प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग, मतलब वो अपने जैसों को ही जन्म देते हैं। ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है स्पीशीज़। तो आप सिर्फ बहुत कम ही लिख पाएंगे, क्योंकि कितने हैं, ओवर 11.3 मिलियन स्पीशीज़ हैं। बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज द नंबर एंड वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स दैट एग्जिस्ट इन अ पर्टिकुलर रीजन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे वेराइटीज़ होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स की, जो कि एक रीजन पर, एक टाइम पर, एक पॉइंट में आपको दिखते हैं। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दैट रीजन। और ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये बहुत वेरी करती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में। क्यों वेरी करती है, क्योंकि उसके क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग। उस क्लाइमेट में अगर दो तरह के एनिमल रह सकते हैं तो वो आपको वही 2 तरह के एनिमल मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको जंगल में एनिमल मिल रहे हैं वो डेजर्ट में मिलेंगे, नहीं हो सकता वो। ठीक है, बट डेजर्ट भी बायोडाइवर्सिटी है और जंगल भी बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, tropical rainforests have a richer biodiversity as compared to other habitats। ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है, मतलब कि रेन फॉरेस्ट जहाँ पर मैक्सिमम टाइम पर हरा भरा ही रहता है, हर वक्त वो हरा भरा रहता है। ठीक है, वहाँ पर पानी की कमी नहीं होती है, हर बार, मतलब रेन फॉरेस्ट है, मतलब वहाँ पर कभी बारिश हो जाती है और फॉरेस्ट बहुत घना होता है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर एनिमल के रहने के लिए जगह बहुत ज़्यादा है, फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा जगह है, तो वहाँ पर एनिमल आराम से अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। ठीक है, इसलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी होती है। अब आता है आपका नेक्स्ट, फ्लोरा और फोना। फ्लोरा और फोना आपको पता ही है क्या होता है। फ्लोरा कहा जाता है प्लांट्स को, और फोना कहा जाता है एनिमल्स को। द प्लांट फाउंड इन अ रीजन आर कॉल्ड फ्लोरा वाइल द एनिमल्स फाउंड इन अ रीजन आर कॉल्ड फोना। ठीक है, अगर एक रीजन में प्लांट्स मिल रहे हैं तो उस रीजन के प्लांट्स को बोला जाएगा फ्लोरा, और उसी रीजन में एनिमल्स हैं तो उन्हें कहा जाता है फौना।
दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर नीड्स, और वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है वो अपनी नीड्स के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए। अमंग among 4 lakh plant species, the flowering plants are more in number। 4 लाख स्पीशीज है प्लांट की, बट उसमें फ्लावरिंग प्लांट जो हैं उनके नंबर ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ फिश, फ्लावर एंड अदर एनिमल्स आर येट टू बी डिस्कवर्ड बाय मैन। और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, साइंटिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी बहुत सारे ऐसे फिशेस, प्लांट्स और एनिमल्स बचे हैं जिन्हें इंसान जानते ही नहीं है, उनके नाम ही नहीं पता है। हमें तो वैसे ही बहुत कम पता है। साइंटिस्ट जो बिल्कुल इसी चीज़ में रहते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी की स्टडी करते हैं, उन लोगों को भी अभी बहुत सारे एनिमल्स और फ्लावर्स और फिशेस के नाम नहीं पता है, वो भी डिस्कवर करना अभी बचा है। ठीक है, तो ये है हमारी डाइवर्सिटी, फ्लोरा और फोनास। नेक्स्ट इज इकोसिस्टम। The interaction between living organisms and their surrounding in a given region forms the ecosystem। Interaction between living organism and surrounding। Interaction पहले हो रहा था लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। अब इंटरेक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके सराउंडिंग से एक रीजन में, तो उस रीजन को कहा जाता है उस एनिमल के लिए या उस प्लांट का इकोसिस्टम, ठीक है। All the living components such as plants, animals and microorganisms are included in biotic factor। जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन्हें इंक्लूड किया गया है किसमें, बायोटिक फैक्टर्स। मतलब जो भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें कहा जाता है बायोटिक फैक्टर्स। All the non-living components such as soil, water, air, temperature and light are included in abiotic factor। और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे कि सॉइल, वाटर, एयर, टेम्परेचर, लाइट, ये सब क्या आते हैं, अबायोटिक फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के सिग्निफिकेंसेस क्या है एक्चुअल में बायोडाइवर्सिटी। Every organism, whether it is small or big, has an important role to play in balancing the ecosystem। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, छोटा से छोटा हो या बड़े से बड़ा एलिफेंट हो या छोटे से छोटा माइक्रोब हो, सबका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो उन्हें प्ले करना है। किस चीज़ के लिए, बैलेंस करने के लिए इकोसिस्टम को। रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डिकम्पोजिंग द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड फॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम सम वाइटल फंक्शंस। हर चीज़ के लिए, जैसे कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे तो हमारा जो डेड एनिमल या प्लांट्स है उन्हें डीके कौन करेगा, ठीक है, उन्हें डिकम्पोज कौन करेगा। हमारे घर से जो वेस्ट निकल रहा है उसे ईट कौन करेगा अगर एनिमल्स नहीं होंगे, अब प्लांट्स नहीं होंगे तो हम क्या खाएंगे। तो हर चीज़ की एक इम्पॉर्टेंस है, हर एक की एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो इकोसिस्टम को, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में। प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। मैनी प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट। और प्लांट्स जो हैं, हमें और एनिमल्स दोनों को ही फूड और शेल्टर मिलता है। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो पेड़ के नीचे बैठना पसंद करते हैं, ठीक है, या हिली एरियाज़ में जाना पसंद करते हैं कभी, ठीक है। तो ये होता है कि हम प्लांट्स का यूज़ कर रहे हैं, हमें उसकी ज़रूरत है, फूड मिल रहा है हमें प्लांट से, सबसे इंपॉर्टेंट। तो मोस्टली आजकल तो हम मोस्टली वेजिटेरियंस ही हैं, मोस्टली लोग, तो वो प्लांट ईटर्स ही हैं, तो वो प्लांट को ईट करते हैं। मैनी प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट। ऐसे फॉरेस्ट से भी हमें बहुत प्रोडक्ट मिलते हैं, वुड मिलता है हमें फॉरेस्ट से, हनी मिलता है, मेडिसिन्स मिलती हैं, बहुत तरह की आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती हैं वो सारी आपको जंगलों में ही मिलेंगी क्योंकि वो आयुर्वेदिक है, उनसे प्लांट से ही आपको ठीक किया जा रहा है। A large variety of plants and animals in an area shows the wealth of biological resources available and help to retain the different life forms। और जो varieties हैं plants और animals की, ये show करती हैं कि हमारा biological resources कितना अच्छा है, हमें हर तरह की varieties, हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं हमारे life form को maintain करने के लिए। विदाउट दिस द चांस ऑफ एक्सटिंक्शन इंक्रीजेस। और अगर ये नहीं होंगे तो हमारे भी एक्सटिंक्शंस के चांसेस बढ़ सकते हैं, मतलब हम भी ख़त्म होना शुरू हो सकते हैं। अ वेल बैलेंस्ड इकोसिस्टम कैन ओवरकम एंड रिकवर ईजिली फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ डिज़ास्टर। एक वेल बैलेंस्ड इकोसिस्टम जो है वो हमें बचा सकता है बहुत बड़े बड़े डिज़ास्टर्स से, हमें हेल्प कर सकता है कि हम अपनी बुराइयों से आगे आएँ। मतलब कि बुराइयों से मतलब कि जो बीमारियां हो रही हैं जैसे कि अभी कोरोना, ठीक है, तो इन बीमारियों को बचने के लिए इकोसिस्टम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो मेंटेन रहता, बायोडाइवर्सिटी अगर मेंटेन रहती, प्लांट्स और ऑक्सीजन्स की जो सप्लाई है वो ज़्यादा रहती, तो हो सकता है बीमारी ना होती, ठीक है।
अगर वो एनिमल को ईट ना करते तो ये बीमारी ना होती। यही चीज़ें हैं कि हमें बहुत सी चीज़ें तो हम अचानक ही बच जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता बहुत सारी बीमारियों से, तो हम वैसे ही बचे हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम रीज़न, देखते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्यों हमारी डाइवर्सिटी जो है वो इतनी ज़्यादा लॉस हो रही है, इतनी ज़्यादा लॉस में चल रही है। ठीक है, Earth's biodiversity is in danger and is a cause of concern to the whole world। पूरे वर्ल्ड के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, ये पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत दुखद बात है कि हमारी डाइवर्सिटी जो है वो इतनी ज़्यादा लॉस हो रही है। इन द प्रेजेंट एरा ह्यूमन इंटरफेरेंस हैज़ रिजल्टेड इन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और हमारी डाइवर्सिटी को कौन लॉस कर रहे हैं? हम ही खुद बिगाड़ रहे हैं उसे, क्योंकि हमारा इन्वॉल्वमेंट हर जगह इतना है कि हमें हर चीज़ चाहिए, हर रिसोर्स को हमें यूज़ करना है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा एक अच्छे लेवल पर जो है उसका नुकसान हो रहा है। जैसे हैबिटेट डिस्ट्रैक्शन इज़ वन ऑफ द मेन कॉज। हैबिटेट डिस्ट्रैक्शन मतलब जिसको एक्चुअल जगह है एनिमल के रहने की, उसे हम डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, वहाँ हमारी बिल्डिंग्स बना लेते हैं, तो वो एनिमल वहाँ रह नहीं सकते। इट इज़ कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन, ओवर पॉपुलेशन, पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये किस वजह से हो रहा है हैबिटेट डिस्ट्रैक्शन? सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन की वजह से। हम फॉरेस्ट को पूरी तरह ख़त्म कर रहे हैं, किस लिए? हमारे घर बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन उसका एक रीज़न है, क्योंकि घर रहने के लिए घर चाहिए, पॉपुलेशन इतनी बड़ी, सबको अपना अपना घर चाहिए। पॉल्यूशन बहुत बड़ा, एयर, वाटर और सॉइल का। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, मतलब कि एयर में इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ चुका है कि वो ग्लोबल वार्मिंग पर पहुंच चुका है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हमारे अर्थ का बढ़ चुका है, ठीक है, उसे कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। Species living in forest और oceans are more affected by habitat destruction। और species जो कि forest या oceans में रह रही है उनको ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्यों? क्योंकि forest पे रह रहे हैं तो soil pollution हो रहा है, land pollution हो रहा है, और अगर oceans में रह रही तो aquatic life disturb हो रही। किस वजह से? water pollution की वजह से। सारे chemical जो chemical waste जो होते हैं, effluents जो होते हैं, वो हम पानी में डाल देते हैं, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। इन्वेशन स्पीशीज मतलब न्यू स्पीशीज दैट आर नॉट नेटिव टू दैट region are introduced to a particular region which can cause harm to native organism in that ecosystem। जैसे कि आपको अगर 9th क्लास में जाके बिठा दिया जाए या 10th क्लास में जाके बिठा दिया जाए तो वो बच्चे भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और आपको भी कुछ समझ नहीं आएगा उस क्लास में अगर आप चले जाएंगे तो। ठीक है, वही हुआ है इन्वेसिव स्पीशीज़ में भी। वहाँ पर भी नई स्पीशीज़ को उगा दिया गया और बेचारी पुरानी स्पीशीज़ को डिस्टर्बेंस हो गया क्योंकि उन लोगों को न्यूट्रिएंट मिल नहीं रहा, वहाँ पर नई स्पीशीज़ सारा न्यूट्रिएंट ले रही है। नेक्स्ट इज poaching animals for their body parts such as skin, fur, bones and horns make them vulnerable and can result in extinction of certain species। poaching मतलब hunting करना, ठीक है, और उसका शिकार करना किस लिए? बॉडी पार्ट्स के लिए, स्किन, फर, बोन्स या हॉर्न्स का यूज़ करना चीज़ें बनाने के लिए। वो भी क्या कर रहा है? एनिमल्स को ख़त्म कर रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा जबकि सारे ये स्पीशीज़ जो हैं, अगर इतनी ज़्यादा पोचिंग होती रही तो ये स्पीशीज़ सारे ख़त्म हो जाएंगे। मोनोकल्चर इज़ अ मेथड ऑफ ग्रोइंग ओनली वन काइंड ऑफ प्लांट फॉर कमर्शियल गेन्स। मोनोकल्चर मतलब मोनो वर्ड जहाँ भी आता है मतलब वहाँ पर वन की बात हो रही है, एक चीज़ की बात हो रही है। मोनोकल्चर मतलब एक ही तरह के प्लांट को ग्रो कराया जाना बार बार कमर्शियल यूज़ के, मतलब पैसा कमाने के लिए। वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का। दिस रेड्यूस द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड लीड्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इससे क्या होता है? प्लांट्स की वेराइटी ख़त्म हो जाती है। अब पहले कहा जाता था ऐसा, गेंदा का जो फूल है, गेंदे का जो फूल है बहुत अलग अलग कलर का था, बट आज के टाइम पे आपको वो ऑरेंज कलर में मिलता है और येलो कलर में मिलता है। वाइट कलर का गेंदा तो आप देख ही नहीं सकते, ठीक है, या हाँ वाइट कलर का गेंदा भी एक टाइम पे हुआ करता था। तो इससे क्या हुआ? वाइट कलर का गेंदा अब मिलता नहीं है, तो ये क्या हो गया है? ये वेराइटी जो है उसकी ख़त्म हो गई क्योंकि येलो ही ज़्यादा यूज़ में आ रहा है, तो फार्मर्स येलो वाले को ही ज़्यादा ग्रो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज ऑल्सो अ मेजर कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत बड़ा एक कॉज है बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का। एंड इंक्रीज इन अर्थ सरफेस टेम्परेचर लीड्स टू द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स एंड राइज इन सी लेवल एंड कॉन्सिक्वेंटली लीड्स टू अ डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनी कोस्टल इकोसिस्टम। अब क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, गर्मी का बढ़ना। गर्मी बढ़ती है तो जो पोलर रीजन्स के आइस कैप्स हैं वो क्या होते हैं? पिघलना शुरू होते हैं। पिघल के वो सी लेवल पर आते हैं। सी लेवल में पानी ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो बाढ़ का रूप ले लेता है, पानी बहता है तो जितने भी कोस्टल रीजन से मतलब नदी किनारे के एरिया है वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि वो बहुत स्पीड से पानी आता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इकोसिस्टम का, कोस्टल इकोसिस्टम का डिस्ट्रैक्शन
हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट आर लाइफलाइन। फॉरेस्ट जो है हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वी लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन क्लास 7। क्लास 7 में आपने इंपॉर्टेंस पढ़ ही लिया है। फॉरेस्ट आर द वेल्थ ऑफ आवर नेशन एज दे आर रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स इन आवर डेली लाइफ। हर एक चीज़ के लिए हमें फॉरेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि प्रोवाइड प्रोडक्ट्स सच एज हनी, स्पीशीज, गम्स एंड रेजिन्स, ये हमें फॉरेस्ट से ही मिलेगा। प्रोवाइड टिम्बर फॉर फर्नीचर, लकड़ी मिलती है हमें फर्नीचर्स बनाने के लिए। फिर कंट्रोल सॉइल इरोजन, सॉइल का जो बहना होता है उसको रोकता है। मेडिसिन्स मिलती है। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ रेन, रेन के फॉर्मेशन में काम आता है। साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जितने ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप ही कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंस कुछ फॉरेस्ट के। नेक्स्ट आता है अब आपका टॉपिक डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। कैसे हमने फॉरेस्ट को जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर दिया है, कितना हमने उन्हें ख़राब कर दिया है फॉरेस्ट को, वो देखें आप। अब वो देखेंगे हम किस रीज़न की वजह से हुआ है वो। इवन दो वी कंसिडर फॉरेस्ट टू बी आर नेचुरल एंड वैल्यूएबल वेल्थ, आर दे प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड। अब हम तो मान रहे हैं कि हाँ ये हमारे नेचुरल वेल्थ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बट क्या वो प्रोटेक्टेड है, क्या वो कंजर्व्ड है? हाउ आर वी टेकिंग केयर ऑफ देम, किस तरह से हम केयर कर रहे हैं उसकी? आर वी डूइंग इनफ? लेट अस इंट्रोसेप्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने एक्चुअल में, हम तो सिर्फ बातें कर रहे हैं। इवन मैं तो भी बोलूँ, आप लोगों ने एक प्लांट भी अभी तक ग्रो नहीं किया होगा, आप लोगों को करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है वो। एक प्लांट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साल में अगर आप, बारिश का सीज़न भी चल रहा है तो आप अभी ज़्यादा ज़्यादा प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, वो ईजिली ग्रो भी हो जाएंगे और उनका मेंटेनेंस भी आप सीख जाएंगे। इसी तरह से आपको क्या होगा, मेंटेन करना भी चीज़ों को आ जाएगा। चलिए पहले तो अब हम रीज़न देख लेते हैं किस वजह से फॉरेस्ट जो है वो डिस्ट्रैक्ट हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट रीज़न है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन इज द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट ऑन अ लार्ज स्केल। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, ट्रीज को कट करना और फॉरेस्ट को ख़त्म करना बड़े स्केल पर, अच्छा खासा फॉरेस्ट, पूरा पूरा फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देना कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन। कॉजेज़ क्या है डिफॉरेस्टेशन के? वास्ट लैंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, बिल्डिंग हाउसेज, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्टिंग रोड्स एंड डैम्स फॉर द एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन। बहुत बड़े लैंड पर ग्रो करना है हमें क्रॉप्स को, या बिल्डिंग्स बनाना है, या इंडस्ट्रीज़ बनाना है, रोड का कंस्ट्रक्शन करना है, डैम का कंस्ट्रक्शन करना है। किस लिए? एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। राइज इन पॉपुलेशन हैज़ ऑल्सो लीड टू increase in the demand of timber wood for fuel and other forest products such as medicinal plants, gums, resins, oils and species। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी नीड्स भी बढ़ेंगी। इंसान अगर है तो उसको सारी चीज़ें चाहिए, तो सारी चीज़ों में वो फिर फॉरेस्ट, इसलिए फॉरेस्ट का यूज़ ज़्यादा बढ़ जाता है। वहाँ से हमें टिम्बर लेना होता है, लकड़ियाँ लेना होती हैं फर्नीचर्स बनाने के लिए, घर का अच्छे से अच्छा फर्नीचर होना चाहिए। फिर किसी घर में फूड कुक करने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है, एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। फिर मेडिसिनल प्लांट यूज़ कर लेते हैं, गम्स यूज़ करते हैं, ऑयल्स यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ओवर पॉपुलेशन की वजह से सारी चीज़ें ज़्यादा यूज़ में आ रही हैं। इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फूड क्रॉप्स एंड ग्रेजिंग लैंड फॉर कैटल एंड नेचुरल डिजास्टर सच एज फॉरेस्ट फायर एंड फ्लड। पहले तो इंक्रीजिंग डिमांड, क्योंकि अब पॉपुलेशन बढ़ी तो फूड सबको चाहिए, तो फ्रूट क्रॉप ज़्यादा ग्रो करवाते हैं। ग्रेजिंग लैंड फॉर कैटल्स, कैटल्स भी, एनिमल्स भी ज़्यादा रखते हैं ताकि उनसे भी कमर्शियल थोड़ी कमाई हो जाए, तो उनको भी ग्रेजिंग कराना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल डिज़ास्टर, जिसकी वजह से नेचुरली जो है फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होते हैं, फॉरेस्ट फायर और फ्लड की वजह से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या क्या रहते हैं और आगे की सारी चीज़ें।